ओके, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? फोर्स बिटवीन द करंट कैरिंग वायर्स। फोर्स बिटवीन द करंट कैरिंग वायर्स मीन्स पैरेलली प्लेस्ड जो वायर हैं उनके बीच में फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे थे। पैरेलली प्लेस मीन्स मतलब पैरेलल में प्लेस किए गए। ऐसे दो वायर है ना, दो वायर को हम पैरेलल प्लेस कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो। तो हमारा टॉपिक क्या था? फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स, है ना। टॉपिक क्या था? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स और कंडक्टर्स। टॉपिक को याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। क्या होगा टॉपिक? इससे पहला फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, है ना, टू पैरेलल कंडक्टर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में प्लेस करने के बाद एक वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और दूसरा वायर जो करंट कैरिंग है उसके ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होता है वो दोनों के करंट के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन मतलब सेपरेशन कम तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, सेपरेशन ज्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स कम। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग 11th क्लास में ही पढ़ते थे 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एम्पेयर साहब ने जो लॉ दिया था, एम्पेयर्स लॉ, उन्हीं के सम्मान में ये हमने एम्पेयर को डिफाइन किया है। उन्हीं के नाम से हमने क्या करते हैं? 1 एम्पेयर को डिफाइन करते हैं सम्मान में, है ना। उन्होंने इतना खोजा इसलिए, तो उनके सम्मान में जो 1 एम्पेयर है ये कितना करंट है। तो बहुत पहले ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी कि मूवमेंट, जब आगे चलेंगे हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका ऐसा यूनिट जो भी है एम्पेयर हम लोग लिखते थे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट विथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ क्या है? यहाँ जो हम 1 एम्पेयर डिफाइन कर रहे हैं तो ये 1 एम्पेयर जो है या एम्पेयर जो है वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक है। 11th क्लास का पहला चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन एम्पेयर इज आल्सो ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन अनदर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। जो 1 एम्पेयर दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि करंट इज एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट क्या होता है भाई? चार्ज बाय टाइम। क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। लेकिन जब 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो 11th क्लास में क्या पढ़ना होता है? करंट इज ए बेसिक क्वांटिटी, करंट इज ए बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो 1 एम्पेयर को डिफाइन करेंगे, इसी से हमें क्लियर कर पता चल जाएगा जो बहुत पहले डिफाइन किया गया था। 1 एम्पेयर को बहुत पहले जो डिफाइन किया गया था वो कैसे डिफाइन किया गया था उसको समझिए। कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ ए 1 एम्पेयर इज डिफाइंड? It is defined as current between two parallel infinitely long straight conductors placed in free space at a separation of 1 meter. ठीक है, क्या कहते हैं? 1 ampere is defined as a current between two parallel infinitely long straight conductors. दो पैरेलल होने चाहिए, दो पैरेलल कंडक्टर होने चाहिए, फ्री स्पेस में होने चाहिए, कंडक्टर होने चाहिए या वायर होने चाहिए, है ना, फ्री स्पेस में होने चाहिए। और सबसे बड़ा चीज ये है कि करंट दोनों में क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। सेपरेशन उनके बीच में क्या होनी चाहिए? 1 मीटर का सेपरेशन होना चाहिए। तो कैसे डिफाइन एज द करंट बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स को 1 मीटर के सेपरेशन पे फ्री स्पेस में हम लोग रखते हैं, 1 मीटर का सेपरेशन है, फ्री स्पेस में जब रखेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स आता है वो क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बोथ ऑफ दिस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ये इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ है, पर मीटर है। ठीक है, ये क्या है? न्यूटन पर मीटर ऐसा होना चाहिए। ये क्या है? न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर इसके 1 मीटर पे कितना लेंथ, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है। तो आपको बेसिक चीज हमने बताया था कि फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू μ0/4π2I1I2/d।
यहाँ जो हमने बताया था ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर है तो सारे फिजिकल क्वांटिटीज को आप सेम कर दो। तो 1 एम्पेयर कैसे डिफाइन किया गया, समझिए बात को। 1 एम्पेयर तब डिफाइन किया गया जब दो वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो या इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर होगा, फ्री स्पेस में रखते हैं, 1 मीटर का सेपरेशन होता है, तो 1 एम्पेयर दोनों में करंट फ्लो हो रहा है एंड दिस करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। इसमें भी 1 एम्पेयर जो करंट होगा सेम डायरेक्शन में, इसमें भी करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर करंट। लेकिन करंट में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ते हैं, 1 एम्पेयर कैसे डिफाइन करते हैं, 1 कूलम का चार्ज जब 1 सेकेंड में पास करे तो हम 1 एम्पेयर डिफाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले ही बहुत पहले इसको डिफाइन कर दिया गया था 1 एम्पेयर को कि इट इज अ करंट इन विच 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स प्लेस करते हैं, इतना अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होता है तो 1 एम्पेयर करंट फ्लो होता है। और ये जो करंट है वो टाइम पे डिपेंड नहीं होता, दिस करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, सो करंट इज कॉल्ड ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। सो करंट को हमने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ऐसा पढ़ते हैं, तो बात को समझिए। जब हमने इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझ लिया है, बात को समझो, बेसिक चीजें हैं, जब हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को समझा है, जाना है, तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो बहुत पहले से आ रहा है, जो बहुत पहले से आ रहा है, पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अगर ये आपको निकालना हो, सारे वैल्यूज को आप डाल सकते हो, है ना। μ/4 10 to the power -7, है ना, 2 टाइम्स करंट 1 एम्पेयर, है ना। और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे 1 मीटर का सेपरेशन डाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कहानी हो रही है। फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रही है, ये क्या आ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड न्यूटन पर मीटर। जो भी आएगा, ये जो भी यूनिट आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर, दिस इज द फोर्स पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, याद रखिएगा। इफ द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन इट मीन्स फोर्स इज अट्रैक्टिव, इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन इट मीन्स फोर्स इज रिपल्सिव। ठीक है, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं, करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करे, बाद बाकी सब कुछ सेम हो, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इतनी ही होगी, लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। देखिए क्या है, जब हमने दो वायर को रखा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी उनकी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, उसका स्पीड भी चेंज होगा, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर इट मींस देयर काइनेटिक एनर्जी विल चेंज, देयर स्पीड विल चेंज। ठीक है, अगर रिपेल करेंगे तो भी चेंज होगा, और रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो भी चेंज होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी स्पीड चेंजेस सिंस वर्क इज डन बाय द फोर्स, क्योंकि यहाँ वर्क किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। कौन सा फोर्स है भाई, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है ना। और बॉडी फ्री टू मूव होना चाहिए, बॉडी को फ्रीली मूव होना चाहिए। बॉडी अगर फ्री नहीं मूव करेगा तो वहां पे वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने वायर को पकड़ के रख दिया तो कहाँ मूव करने वाला है, तब तो मूव नहीं करेगा ना। अगर हमने वायर को स्टेशनरी रख दिया, फिक्स कर दिया, उसके ऊपर में अपोजिट डायरेक्शन फोर्स पकड़ के रखे हुए हैं, तो क्या होगा, उसके ऊपर में फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, स्पीड नहीं चेंज होगा, है ना। तो हमें फ्री टू मूव, इन दोनों बॉडीज को फ्रीली छोड़ दीजिए, फ्रीली मूव करेंगे अंडर देयर ओन म्यूचुअल फोर्सेस। ये दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्सेस है, न्यूटन का म्यूचुअल फोर्सेस है। अगर इन दोनों बॉडी को हमने सिंगल बॉडी बना दिया तो वो उसकी इंटरनल फोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हियर, वर्क डन इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल w। ये क्या है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये एक्चुअली क्या है, ये है dw, ये स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज इक्वल टू f डॉट ds। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन देखिए मैंने दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दो वायर हमने रखे हैं, स्पेस में हमने दो वायर रखा हुआ है और दोनों में 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर का सेपरेशन हमने प्लेस करके रखा हुआ है फ्री स्पेस में। देन फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर जो वायर है उसके ऊपर में फोर्स कितना होगा वो बताइए, कितना होगा वो आप लोग कैलकुलेट कीजिए। तो फॉर्मूला यही लगाना आप लोग, है ना, μ/4 10 to the power -7 2 × 10 × 10 यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है आंसर, 10 to the power -7
ये जो आंसर हमारा आ रहा है वो देखिएगा इक्वल टू कितना होगा 10 टू द पावर -7 2 इंटू 10 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है भाई, सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ये तो हमारा क्या हो गया फोर्स, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 10 सेंटीमीटर 10 बाई 100 लिख देंगे। 10 सेंटीमीटर मीटर 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर ऑफ वायर में कितना फोर्स होगा एक्सर्ट होगा वो देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने क्या रखा है भाई 5 सेंटीमीटर सेपरेशन है 5 इंटू डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे ना, यहाँ पर 5 बाई 100 कर देंगे तो अब बताइए कितना होगा, है ना, जो भी होगा 2 इंटू कितना होगा वो आप देख लो, है ना, जो भी आंसर सही लग रहा है वो बताओ क्या आंसर है भाई, क्या आंसर है बताइए। क्या आंसर होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा 4 है ना, 4 इंटू यहाँ देखिए यहाँ 2 रखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ये ऑप्शन बी ही सही है, बाद बाकी ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये तो, इससे इजी अब क्या होगा, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको देख लीजिए। इस तरह से इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके।